तो अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो जो नेक्स्ट हमारे पास में दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की अपने बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेसिकली इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास में नाम से क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उनको फ्री कंसीडर किया गया है। फ्री कंसीडर किया गया इसका मतलब वो लैटिस एटम के साथ में, जो लैटिस के अंदर एटम है हमारे पास में, ये एटम है, ये एटम है, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एटम है, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री कंसीडर किया गया, ये फ्रीली इजिली मूव कर सकते हैं लैटिस के अंदर। देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस एटम। इस एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में देर इज नो इंटरेक्शन। कोर, जो पॉजिटिव कोर है एटम की, उसका इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन को कंसिडर नहीं किया गया है। ये अजम्पशंस है इस थ्योरी के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है, इसको ये थ्योरी क्यों दी गई, ये थ्योरी काफ़ी चीज़ें, देखो अभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे रिजल्ट हमें मिल चुके हैं, तो सभी रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज देनी पड़ेगी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने, डिबाई ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से भी है, इलेक्ट्रॉनों को वजह से भी कंट्रीब्यूशन है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का मोशन बढ़ता है, थर्मल एनर्जी बढ़ती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ती है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारे पास में, इसमें दो टाइप की थ्योरी है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कौन कौन से टाइप की थ्योरी है? फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है हमारे पास में क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, और इसको अपने ये भी कह देते हैं, इसको अपने लॉरेंज ड्यूड थ्योरी भी अपने कह देते हैं, क्योंकि लॉरेंज और ड्यूड ने इसको एक्सप्लेन किया था। इसमें कोई मैथमेटिकल ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, क्वालिटेटिव डिस्कशन है। क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी। दूसरी है हमारे पास में क्वांटम थ्योरी, जिसको सोमरफील्ड थ्योरी भी अपने कह देते हैं, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसको अपने कह देते हैं सोमरफील्ड थ्योरी। ठीक है, दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों थ्योरी है क्या। सोमरफील्ड थ्योरी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सोमरफील्ड थ्योरी से, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से क्वेश्चन बनता है तो सोमरफील्ड थ्योरी से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे काफ़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी अपने यहाँ पे करेंगे, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो इस वजह से ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, और इंटरेस्टिंग भी है। और क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन इसने नहीं किया था, तो इस वजह से इतनी अच्छी थ्योरी नहीं है। तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें, सबसे पहले अपने बात करते हैं क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है क्या, इसके क्या जम्पशंस है, क्या कंसिडर किया गया इसमें, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, इजी है। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, लॉरेंज ड्यूड थ्योरी भी कह देते हैं। अब इसमें देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को फ्री कंसीडर किया गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, उनको फ्री कंसीडर किया गया। फ्री का मतलब दे आर फ्री पार्टिकल, वो फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल है इसका मतलब देर इज नो इंटरेक्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन, देर इज नो इंटरेक्शन, कोई भी जो रिपल्सिव इंटरेक्शन ले रहे हैं अपने, देर इज नो इंटरेक्शन अमंग्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई भी रिपल्शन नहीं है। फ्री है इसका मतलब वो जो हमारे पास में पॉजिटिव आयंस है, कोर पॉजिटिव आयंस है, दे आर फ्री फ्रॉम, वो भी लिख देता हूं मैं, दे आर फ्री फ्रॉम पॉजिटिव कोर आयन, पॉजिटिव कोर आयन, पॉजिटिव कोर जो आयन है उनसे फ्री है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट अजम्पशंस इस थ्योरी के लिए गए। ठीक है,
और अजम्पशंस ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, यदि क्वेश्चन बनता है तो एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर इनकरेक्ट या करेक्ट, ऐसा कुछ पूछ सकता है वो। दे आर फ्री फ्रॉम पॉजिटिव कोर आयन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है या इलेक्ट्रॉन आयन जो अट्रैक्शन है उसको नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, देर इज नो इंट्रैक्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन, इंट्रैक्शन नहीं है, देर इज नो फोर्स अमंग्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, वो हमारे पास में जीरो होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को कंसीडर किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस के मॉलिक्यूल या आइडियल गैस या परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, या गैस की तरह बिहेव करेंगे और गैस के मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको फॉलो करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनों के बारे में, तो हम यही कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फॉलो कर सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को। इलेक्ट्रॉन नहीं फॉलो कर सकते, क्लासिकल पार्टिकल फॉलो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्मियन पार्टिकल है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे जो अपने सोमरफील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। सोमरफील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉनों को फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इट इज अज्यूम्ड दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए क्लासिकल पार्टिकल एंड फॉलो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो, इलेक्ट्रॉन जो गैस है, इलेक्ट्रॉन गैस कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो गैस है वो परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती है। परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस में भी पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉनों का विद वेलोसिटी, वो कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी के साथ में जो एफ वी डी वी होगा या एन वी डी वी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी के साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ये होगा। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी किया हुआ है। ये जो स्पीड होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहे होंगे। दिस इज अजम्पशंस। ठीक है, ये हम कोई ये फैक्ट नहीं है और ये सही भी नहीं है, बस लॉरेंज और ड्रूड ने इसको कंसीडर किया और इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो ये कुछ एजम्पशंस है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मैं लिख देता हूँ। इसके कुछ फीचर है जो हमारे पास में क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी इस गैस की, इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की जो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई होगी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू हाई होगी। हाई क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी दोगे, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर फ्री फ्रॉम द आयन कोर एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, तो जितनी भी एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रॉन ही ले लेंगे। ठीक है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कंडक्टिविटी होगी, थर्मल एनर्जी से कंडक्टिविटी होगी। थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर रेज कर दो तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री पार्टिकल है। तो कंप्लीट एनर्जी, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे बाहर से, वो एनर्जी किस में जाएगी, वो एनर्जी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के मोशन में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे इस थ्योरी में देखने को मिलेगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होगा यहाँ पे,
वो कांस्टेंट होगा। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशियो है, के यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है और सिग्मा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, चाहे थर्मली उसको एनर्जी दे दो चाहे उसको इलेक्ट्रिकली एनर्जी दे दो, बोथ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ही जा रही है। आयन से कोई रिलेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, सेम प्रोपोर्शन में घटेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी की वजह से के और सिग्मा का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी फेल्स हो जाती है, कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं करती है। कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काफ़ी देखा गया भाई ये क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या जो रजिस्टिविटी है क्या उसको एक्सप्लेन कर पाई। तो यहाँ पे ये थ्योरी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो जाती है, तो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, दो तीन लिख देता हूं मैं। कैन नॉट एक्सप्लेन वेरियस एक्सपेरिमेंट, वेरियस एक्सपेरिमेंट कह सकते हो या वेरियस फैक्टर कह सकते हो। कुछ एक्सपेरिमेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कौन कौन से? सबसे पहला ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी रजिस्टिविटी को, रजिस्टिविटी ऑफ सॉलिड। रजिस्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं करती ये थ्योरी। रजिस्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं करती है, इसका मतलब क्या है? जो रजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस है, रजिस्टिविटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में रजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, एटॉमिक की बात नहीं करें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो हीट कैपेसिटी है। इवन पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था, इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस वजह से ये थ्योरी है वो जस्ट थ्योरी दी गई थी, किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती है, तो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये भी एक्सप्लेन नहीं करती है कि कुछ सॉलिड क्यों कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर क्यों होते हैं और कुछ सेमी कंडक्टर क्यों होते हैं। इनमें डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कंडक्टिविटी कुछ मटेरियल की कम क्यों होती है, कैसे एक्सप्लेन करेगी? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं पता ना, इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन ही नहीं है किसी के साथ में। तो सभी सॉलिड के लिए हमारे पास में तो सेम ही हो जाएगा। सभी सॉलिड को अपने यदि मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से देखें तो सभी इलेक्ट्रॉन, सभी जो सॉलिड है वो सेम तरीके से बिहेव करेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेगी इस चीज़ को? कंडक्टर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये थ्योरी। तो इस वजह से ये थ्योरी फेल हो गई थी। अब बात करते हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या सोमरफील्ड थ्योरी की। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास में क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, या इसको सोमरफील्ड थ्योरी भी अपने कह देते हैं। सोमरफील्ड थ्योरी,
ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लेना। क्लासिकल थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोमरफील्ड थ्योरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है, तो ये अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेसिकली हमारे पास में, एक सेकेंड रुको, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपने क्या कंसिडर करते हैं, फ्री कंसिडर करते हैं। इससे रिलेटेड हमने क्लासिकल थ्योरी डिस्कस की थी। अब क्वांटम थ्योरी में भी सारी चीजें सेम वैसे ही है जैसे अजम्पशंस हमने क्लासिकल थ्योरी में कंसिडर किए थे, सेम टाइप के अजम्पशंस ही हमारे पास में क्वांटम थ्योरी में है। सबसे पहला अजम्पशंस यही है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास में फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे पास में किस टाइप के होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो क्लासिकल थ्योरी से डिफरेंस है वो ये है, बाकी सारी चीजें सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री होंगे, वो क्लासिकल थ्योरी में था पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे जो जो स्टैटिक्स यूज करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, इसको फॉलो करेंगे। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन को जब उन्हें एनर्जी लेवल में के अंदर फिल करेंगे तो किस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपने फिल करेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिक के अकॉर्डिंग अपने फिल करेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे यूज नहीं करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास में पार्टिकल होंगे वो फर्मियोन पार्टिकल होंगे जिनकी एक स्पिन होगी। तो यहाँ पे अपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फर्मियोन पार्टिकल के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपने अप्लाई करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये फॉलो करेंगे। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम स्टेट, नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट। सेम क्वांटम स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन के पास में सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकती, मतलब एक क्वांटम स्टेट में एक ही हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिसाइड कर सकता है। जैसे हम क्वांटम स्टेट की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल एन और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल, फिर एम एल, फिर एम एस, ये हमारे पास में स्टेट होगी। एन की वैल्यू यदि 1 है हमारे पास में तो एल की वैल्यू 0 होगी, एम एल की वैल्यू भी हमारे पास में 0 हो सकती है, और एम एस की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस हाफ। तो ये दोनों स्टेट अलग अलग है, 1 0 0 प्लस माइनस हाफ। तो एम एस की वैल्यू 2 है, एम एस की 2 पॉसिबल वैल्यू, एक अप और एक डाउन। तो यदि दोनों एम एस की वैल्यू, यदि हमारे पास में ये स्टेट है 1 0 0 हाफ स्टेट है, इस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। 1 0 0 माइनस हाफ, इस स्टेट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों स्टेट आपस में कंबाइंड होती है, डीजनरेट होती है, अलग अलग नहीं होती। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, दिस टू स्टेट आर कंबाइंड स्टेट, डीजनरेट स्टेट। तो हम कह सकते हैं एक स्टेट में, ये जो एक स्टेट है इसमें हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक अप स्पिन का एक डाउन स्पिन का, क्योंकि ये जो दोनों स्टेट है वो डीजनरेट स्टेट है। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि एक स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन ये दोनों स्टेट डीजनरेट है, डबली डीजनरेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक अप स्पिन आ सकता है, एक डाउन स्पिन आ सकता है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्वांटम जो सोमरफील्ड थ्योरी है उसमें डिफरेंस है। तो क्वांटम सोमरफील्ड थ्योरी में जो पोटेंशियल कंसीडर किया गया, अब यहाँ पे ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आयन के साथ में, क्वांटम थ्योरी में भी सोमरफील्ड ने ये कंसीडर किया जो इलेक्ट्रॉन है वो आयन के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर रहे, देयर इज नो इंटरेक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, देयर इज नो इंटरेक्शन। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन वो एक पोटेंशियल को क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आयन जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
लेकिन इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शन की वजह से एक ओवरऑल पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है, जिस बाउंड्री को इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकता। उस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन एज ए फ्री रह सकता है, बट उस बाउंड्री को इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकता। तो सोमरफील्ड ने क्या कंसीडर किया, सोमरफील्ड ने इसको एज कंसीडर किया, यदि वन डायमेंशन सॉलिड की बात करें तो वन डायमेंशन सॉलिड के लिए, वन डायमेंशनल सॉलिड के लिए सोमर ने क्या कंसीडर किया इसको वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल कंसीडर किया, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। और वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल किस टाइप का होता है हमारे पास में, वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल में हमारे पास में ये पोटेंशियल होता है इस टाइप का, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, ठीक है। ये पोटेंशियल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इजिली अंदर मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर सकता। और इस पोटेंशियल को यदि अपने कंसीडर करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है देखने को, हमें यहाँ पे इस पार्टिकल की जो इलेक्ट्रॉन अंदर है उनकी एनर्जी देखने को मिलती है। जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी, उनका वेव फंक्शन, कैसा वेव फंक्शन होगा वो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में कंप्लीट किया हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स में अपने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, वन डायमेंशन में डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। इस इक्वेशन को अपने सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपने एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, जो हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स में इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमारे पास में जो वेव फंक्शन निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन का वो आएगा √2/L। लेट्स से इसकी जो विड्थ है हमारे पास में वो L विड्थ है, ठीक है, साइन n πx/a, तो नॉट ए L, ठीक है। ये वेव फंक्शन होगा। और एनर्जी की बात करेंगे n² π² h कट स्क्वायर 2m a², ये हमारे पास में पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है उनकी एनर्जी होगी, ठीक है। और हमने ये भी देखा था, आई थिंक ये विजिबल है सभी को, तो ये एनर्जी होगी हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो इन एनर्जी लेवल को अपने ड्रॉ कर सकते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास में 1 2 3 4 हो सकती है, 1 2 3 4 5 इंटीजर होगी, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वेव फंक्शन भी हमारे पास में एन की वैल्यू 1 के लिए नॉन जीरो होगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इनके लिए वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो एनर्जी की भी ये पॉसिबल वैल्यू हमारे पास में हो सकती है। तो एनर्जी की वैल्यू की बात करें तो En होगा हमारे पास में फर्स्ट लेवल के लिए, E1 होगा हमारे पास में π² h कट स्क्वायर ओवर 2m L² लिखो भाई इसको, a² की जगह L² आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगी, E2 निकाल लेंगे अपने, ये हमने किया हुआ है सब कुछ, 4 π² h कट स्क्वायर 2m L²। ऐसे ही हायर ऑर्डर रूम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। इन एनर्जी लेवल को प्लॉट करोगे तो ये हमारे पास में ग्राउंड लेवल होगा, ये फर्स्ट लेवल होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे गैप बढ़ता जाएगा, गैप इंक्रीज करता जाएगा। ये E1 होगा, ये E2 होगा, ये E3 होगा, ये E4 होगा और ये E5 होगा। इन लेवल्स में ये जो लेवल होंगे ये डबली डीजनरेट लेवल होंगे। यदि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करें तो इन एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा सकता है, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। यदि हमें लेट्स से 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो इस टाइप से 7 इलेक्ट्रॉन को अपने फिल करेंगे। कितने एनर्जी लेवल लगेंगे, 4 एनर्जी लेवल हमें लगेंगे 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे यहाँ पे, सॉरी 4 लेवल हमें यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो 4 लेवल में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा, एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि अपने बात करें T = 0 केल्विन की, T = 0 केल्विन पे जो सभी के सभी, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। तो T = 0 केल्विन की बात करें तो T = 0 केल्विन पर
यदि अपने क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी में T=0 केल्विन पे सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन थे वो लोअर लेवल में थे। ठीक है, यदि मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अपने क्लासिकल पार्टिकल की बात करें, तो क्लासिकल पार्टिकल के लिए यदि इलेक्ट्रॉनों को अपने मॉलिक्यूल कंसीडर करें, क्लासिकल पार्टिकल कंसीडर करें, तो T=0 केल्विन पर सभी के सभी पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में थे। ठीक है, लेकिन यदि इस सोमरफील्ड थ्योरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड थ्योरी, T=0 केल्विन पर जो पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सभी ग्राउंड स्टेट में नहीं होंगे। तो T=0 केल्विन पर जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा, द मोस्ट अपर फील्ड लेवल, उसको अपने फर्मी लेवल कहेंगे। अपर फील्ड लेवल होगा उसको कहेंगे फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल T=0 केल्विन पर सबसे ऊपर वाला लेवल, ये वाला जो लेवल है वो फर्मी लेवल होगा हमारे पास में। अब ये जो फर्मी लेवल है ये डिसाइड करेगा कि जो लेवल्स है वो कहां तक फील्ड है। T=0 केल्विन पर, T=0 केल्विन पे एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी लेवल डिसाइड द फील्ड एंड एम्प्टी लेवल। एम्प्टी लेवल कहां तक और फील्ड लेवल कहां तक, इनको डिसाइड करेगा कि कहां तक लेवल फील्ड है और उसके बाद में सभी लेवल एम्प्टी है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से एक बैरियर का काम करेगा फर्मी लेवल जो है, लेकिन ये T=0 केल्विन पे ही होगा, फाइनाइट टेम्परेचर पे नहीं होगा। फाइनाइट टेम्परेचर पे हो सकता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जंप करके यहाँ चला जाए। ठीक है, तो नीचे वाले लेवल एम्प्टी रह जाएंगे, ऊपर वाले लेवल फिल्ड होने लग जाएंगे, तो फर्मी लेवल शिफ्ट कर जाएगा। और लेकिन जो फर्मी लेवल रहेगा वो एम्प्टी लेवल और जो ऊपर वाले लेवल है उनके बीच में कहीं होगा। लेकिन T=0 केल्विन पे जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा दैट इज नोन एज फर्मी लेवल। और फर्मी लेवल की जो एनर्जी होगी हमारे पास में EF से लिख देंगे, वो होगी NF² π² h² 2mL²। n की जगह हमने क्या लिख दिया, NF। लेट्स से ये जो लेवल है वो, इसमें जो NF, इसका जो ऑर्डर है वो NF है, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड थर्ड ऐसे लेट्स से हमने कंसीडर कर लिया, वो जो फर्मी लेवल है उसका ऑर्डर हमारे पास में NF है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं टिल फर्मी लेवल T=0 से एट T=0 केल्विन पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं 2NF। क्यों 2NF क्यों फिल कर सकते हैं, क्योंकि एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 2 और NF तक फिल करना है। n की वैल्यू 1 2 3 4, मान लो NF की वैल्यू 4 है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने अपने फिल कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास में होगी ये फर्मी एनर्जी होगी। ठीक है, इसको एक बार नोट करो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो फर्मी एनर्जी को अपने इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो आगे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फर्मी एनर्जी का। फर्मी एनर्जी होगी NF² π² h² 2mL²। NF की जगह पुट कर देंगे n/2, EF क्या आ जाएगा हमारे पास में n²/4 π² h² 2mL²। h²/2m को बाहर ले लिया, n π/2l का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं n π/2l का होल स्क्वायर, ये फर्मी एनर्जी होगी। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल के अंदर जो हमारे पास में पोटेंशियल वेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, विजिबल है ना, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। इस वजह से जो एनर्जी होगी उसको अपने ये भी लिख सकते हैं फर्मी एनर्जी को h² k²
2m, इसको kf² लिख देंगे। एच कट के मोमेंटम होता है हमारे पास में, तो इसको p²/2m भी लिख सकते हैं, pf²/2m। ठीक है, क्योंकि जो मोमेंटम होता है pf वो होता है एच कट kf। तो यहां से देखो हमारे पास में क्या आएगा, यहां से हमारे पास में आएगा kf, यहां से निकल के आ जाएगा, kf आएगा हमारे पास में n π/2l, ये n π/2l आ जाएगा हमारे पास में kf की वैल्यू। ठीक है, kf यहाँ पे वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 2π/λ इसकी लिमिट होगी हमारे पास में। अब ये है n π/2l। अब kf से अपने pf भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम, फर्मी मोमेंटम जो होगा वो होगा h कट n π/2l। वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम होगा mvf, फर्मी वेलोसिटी h कट n π/2l, तो vf आएगा h कट n π/m2ml। ये हमारे पास में फर्मी वेलोसिटी होगी। फर्मी टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। फर्मी टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फर्मी टेम्परेचर निकालना है तो EF होगा हमारे पास में KB TF, तो यहाँ से TF आ जाएगा हमारे पास में, KB से E/KB से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, EF को h कट स्क्वायर 2m KB n π/2l का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास में फर्मी टेम्परेचर होगा। ठीक है, T इक्वल टू मतलब इस एनर्जी से रिलेटेड जो टेम्परेचर होगा। ठीक है, इस एनर्जी को यदि टेम्परेचर में कन्वर्ट करें तो ये टेम्परेचर, अब सिस्टम का टेम्परेचर नहीं है, सिस्टम तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर है, सिस्टम एट T इक्वल टू 0 केल्विन। तो जो हमारे पास में T इक्वल टू 0 केल्विन पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो यहाँ पे 0 नहीं है, तो जो एनर्जी है वो अपर लेवल तक फील्ड है, मतलब उससे नीचे पार्टिकल नहीं जा सकते। एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास में, ऐसे नहीं भी T इक्वल टू 0 केल्विन पे सभी पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। कंडेंसेशन एक लेवल तक पॉसिबल है, एक लेवल से नीचे नहीं जा सकते। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पे जो सिस्टम की एनर्जी है उसको यदि टेम्परेचर के टर्म में लिखें, क्योंकि इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इससे कितना टेम्परेचर जनरेट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर एनर्जी से। ठीक है, वो टेम्परेचर हमारे पास में TF है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अपने बात करते हैं, यदि अपने बात करें ग्राउंड स्टेट एनर्जी की, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी T इक्वल टू 0 केल्विन पर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब ये टोटल जो एनर्जी इन लेवल में सभी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मान लो फर्मी लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक फर्मी लेवल, यहाँ तक सभी इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो इनकी एवरेज एनर्जी क्या होगी उसको अपने कहेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, नेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, ये नेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। T इक्वल टू 0 केल्विन पर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से फिल किया है, तो T इक्वल टू 0 केल्विन पे हमारे पास में ये टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। ठीक है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी हमारे पास में T इक्वल टू 0 केल्विन पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी एट T इक्वल टू 0 केल्विन। T इक्वल टू 0 केल्विन पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसको E0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये होगा समीशन, समीशन लेना है जहां तक लेवल फील्ड है, फर्मी लेवल फील्ड है, किसका समीशन लेना है, NF² π² h कट स्क्वायर 2ml², इसका समीशन लेना कहाँ से, n लिख दो, इसको NF की जगह n लिख दो, n की वैल्यू 1 to n की वैल्यू NF, और NF कितना है n/2, और ये सभी लेवल डीजनरेट लेवल है तो इसको अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में होगा NF है हमारे पास में n/2। कौन से लेवल तक बात कर रहे हैं, n/2 तक। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n/2 और सभी लेवल डी जनरेट है तो डायरेक्ट 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कहां तक बात कर रहे हैं? NF तक, n इक्वल टू NF, T इक्वल टू 0 केल्विन पर जो हाईएस्ट लेवल है हमारे पास में वो NF है। आई थिंक विजिबल है ना। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें तो ये होगी हमारे पास में E0 2 इंटू समीशन n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू n/2। n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जितने हमें फिल करने हैं, और फर्मी T इक्वल टू 0 केल्विन तक कितने इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर सकते हैं। तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m l स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर m l स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, समीशन n स्क्वायर n इक्वल टू 1 टू n/2। तो n स्क्वायर का जो समीशन होगा हमारे पास में वो क्या होगा, एक सेकेंड, n स्क्वायर का जो समीशन होगा हमारे पास में वो ये होगा, समीशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, समीशन ऑफ n स्क्वायर होता है हमारे पास में, इसका जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 1 टू, यदि अपने n/2 की बात करें या कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 टू k ले सकते हैं, तो ये होता है हमारे पास में ये जो समीशन होता है n स्क्वायर का 1 टू k इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 4 5, जो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 k तक हो सकती है। तो इसका जो सम होता है वो होता है k प्लस 1, ये याद रखना, k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस k 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो 2k स्क्वायर 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k डिवाइड बाय 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास में k क्यूब बाई 3 प्लस k स्क्वायर बाई 6 प्लस 3k स्क्वायर बाई 6, 3k स्क्वायर बाई 6 प्लस k बाई 6। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो है n/2 और n की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा k क्यूब बाय 3, k की जगह पुट कर देंगे अपने n/2, तो n क्यूब बाय 3 इंटू 2 क्यूब, तो ये हमारे पास में आ जाएगा इसका जो समीशन होगा। तो हमारे पास में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो होगी E0 इक्वल टू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर m l स्क्वायर n क्यूब 3 इंटू 8, ये होगा हमारे पास में। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार यहीं कर देता हूँ। चलो, अब यदि अपने बात करें फर्मी एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी में क्या रिलेशन है, यदि इसकी बात करें तो E0 आएगा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर n क्यूब 3 इंटू 2 क्यूब भी लिख देते हैं इसको, और नीचे है ml स्क्वायर। फर्मी एनर्जी क्या है, देखो फर्मी एनर्जी हमारे पास में ये रही, फर्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला है EF इक्वल टू h कट स्क्वायर 2m n स्क्वायर पाई स्क्वायर 4l स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर 4l स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में h कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर 8ml स्क्वायर, तो ये हमारे पास में फर्मी एनर्जी आ जाएगी। h स्क्वायर h कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर 8ml स्क्वायर, तो h कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो एक n रह जाएगा, नीचे है 8ml स्क्वायर तो 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर भी चला गया, h कट स्क्वायर भी चला गया, तो एक n रह जाएगा यहाँ पे, और नीचे रह जाएगा हमारे पास में 3, 8ml स्क्वायर भी चला गया, तो ये EF होगा। तो E0 हमारे पास में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो होगी n/3 इंटू EF। ठीक है, तो पर यूनिट पार्टिकल की बात करें, पर यूनिट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E0/n, तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ फर्मी एनर्जी। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी नेट एनर्जी, वो जो अपर लेवल फर्मी लेवल है,
फर्मी लेवल का जस्ट 1/3 होगा हमारे पास में। पर यूनिट पार्टिकल यदि एनर्जी की बात करें वन डायमेंशन में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल इन वन डायमेंशन, तो ये कितना होगा हमारे पास में 1/3 EF। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब अपने बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की, कि पर यूनिट एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हमारे पास में है। ठीक, वो डिफाइन करते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, पता होना चाहिए तुम्हें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी T=0 केल्विन पर क्या होगी। अपने बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में है डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट की अपने बात करें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का यहाँ पे मतलब है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करें, देखो क्या डेफिनेशन है इसमें, डेंसिटी ऑफ स्टेट की डेफिनेशन क्या, तब भी समझ में आएगा व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करें तो ये है हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी है उसकी पर यूनिट एनर्जी में टोटल नंबर ऑफ स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कितनी होगी हमारे पास में पर यूनिट एनर्जी, इसको डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं। इसको DE से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होगा हमारे पास में एनर्जी लेवल को अपने स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो DN/DE लिख देंगे इसको। n है हमारे पास में एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो डीजनरेट एनर्जी लेवल है, डीजनरेसी यहाँ पे 2 है, डीजनरेसी यहाँ पे 2 है, डीजनरेट एनर्जी लेवल है क्योंकि एक लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी हमारे पास में वो होगी 2 × DN/DE। ये हमारे पास में डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट अपने कैलकुलेट करेंगे वन डायमेंशन के लिए, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी वो होगी क्या, इसके लिए हमें सबसे पहले DN/DE कैलकुलेट करना होगा, और DN/DE कैलकुलेट करने का हमें पता है E होगा हमारे पास में n² π² h² / 2ml², ये हमारे पास में। तो DE यदि हम बात करें DE तो ये आएगा 2n DN π² h² / 2ml², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो DE/DN कितना आ जाएगा, n × π² h² / ml², DE/DN। n की वैल्यू यहां से पुट कर दो, यहां से पुट करके n की वैल्यू, n² की वैल्यू क्या आएगी, n² की वैल्यू यहां से आएगी 2ml² अपॉन, यहां से देख सकते हो विजिबल है ना, आई थिंक ये 2ml² E π² h²। ठीक है, ये n² की हमारे पास में वैल्यू होगी, और n की वैल्यू यहां से होगी हमारे पास में 2ml² E π² h² की पावर हाफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, n की वैल्यू आएगी 2ml² की पावर हाफ π² h² की पावर हाफ इंटू E की पावर हाफ, और पहले लिख देते हैं π² h² ml² इंटू E की पावर हाफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा √2, एक सेकेंड, ये पावर हाफ है ना, और यहाँ कंप्लीट ml² है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये π² h² है, तो इसको लिख देंगे π² h² की पावर हाफ, ऊपर हाफ आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ml² की पावर हाफ, तो नीचे ml² की पावर हाफ आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2 की पावर हाफ।
ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर हाफ इंटू ई की पावर हाफ, ये आ जाएगा हमारे पास में डी ई बाय डी एन। ठीक है, ये वैल्यू अपने यहाँ पुट कर देंगे, तो डी ई क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी ई हमारे पास में आ जाएगा 2 डी एन बाई डी ई। तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, एम एल स्क्वायर की पावर हाफ पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, इसका जस्ट हमने रिवर्स कर दिया, तो 2√2 नीचे आ गया हमारे पास में। ठीक है, √2 नीचे आ गया, ई की पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, एल स्क्वायर है, इसकी पावर हाफ है, 2m, ये √2 है तो ये भी √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m की पावर हाफ, 2m की पावर हाफ l, 2m की पावर हाफ l पाई h कट, ये पाई h कट हो जाएगा, e की पावर माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2m की पावर हाफ, यदि इसको चलो अंदर ही ले जाते हैं तो अंदर ले जाएंगे तो एल स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2m एल स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर की पावर हाफ और e की पावर माइनस हाफ। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का हमारे पास में फॉर्मूला होगा 1 डायमेंशन के लिए। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यही रिजल्ट आ रहा है कि हाँ यही रिजल्ट होगा हमारे पास में, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का हमारे पास में फॉर्मूला होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट होगी, पॉसिबल स्टेट होगी पर यूनिट एनर्जी वो कितनी होगी, और ये यहाँ से पता लग रहा है कि ये प्रोपोर्शनल है e की पावर माइनस हाफ। यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें डेंसिटी ऑफ स्टेट का e के साथ में, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो e के साथ में ग्राफ होगा हमारे पास में वो इस टाइप का ग्राफ होगा, और E इक्वल टू ई एफ तक ये फील्ड होगा, ये फील्ड होगा E इक्वल टू ई एफ तक, इसके बाद में ये एम टी होगा, T इक्वल टू 0 केल्विन पर, T इक्वल टू 0 केल्विन पर यहाँ ये फील्ड होगा। ठीक है, जो लेवल्स है हमारे पास में T इक्वल टू 0 केल्विन पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो अनफील्ड लेवल और फील्ड लेवल के बीच में एक बैरियर का काम करती है। सेम इसी टाइप से यदि हमें 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में कैलकुलेट करना हो तो अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें 3 डायमेंशन में कैलकुलेट करना हो, 2 डायमेंशन में कैलकुलेट करना हो, और एक टेबल में बनवा दूंगा जिससे तुम्हें ये याद रहे। लेट्स से अपने बात करते हैं 3 डायमेंशन की। अब 3 डायमेंशन की जब अपने बात करेंगे तो 3 डायमेंशन में यदि अपने एनर्जी की बात करेंगे, फर्मी एनर्जी की बात करें या सिंपल एनर्जी की भी अपने बात करें तो होता है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m 3D में, ये तो हमने 1D की बात करी 3D में। और जो के स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास में के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये हमारे पास में के स्क्वायर होता है, के एक्स स्क्वायर, के एक्स के वाई और के जेड की अलग अलग हमारे पास में लिमिट होगी। अब यदि हमें यहाँ पे 3 डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी। अब ये डेंसिटी ऑफ जो स्टेट होती है वो होती है नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी। अब ये कैलकुलेट करना हो हमें 3 डायमेंशन में तो कैसे कैलकुलेट करें, तो यदि अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लें टोटल नंबर ऑफ, देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट का यदि इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से अपने डेंसिटी ऑफ स्टेट को कैलकुलेट किया जा सकता है, जो हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिस्कस भी किया है और मैंने कैलकुलेट भी किया अलग अलग स्टेट। ठीक है, 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छे से ये डिस्कस किया है टॉपिक। ठीक है, उसमें अलग अलग एनर्जी के लिए भी किया है, फोनॉन के लिए, फोटोन के लिए, फोनॉन के लिए भी किया था जिसमें एनर्जी हमारे पास में लैटिस वाइब्रेशन के लिए, फोटोन सिंगल फोटोन के लिए क्या एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m एनर्जी के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, स्टार्टिंग में मैंने ये कोर्स में करवाया हुआ है, के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारे पास में यदि इसका अपने इंटीग्रेशन ले लें, डेंसिटी ऑफ स्टेट का इंटीग्रेशन ले लें
तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट। जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट होगी वो इसका इंटीग्रेशन ले ले तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपने यूज करेंगे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट का। टोटल नंबर ऑफ स्टेट अपने इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 3 डायमेंशन में। तुम्हें एट दी एंड तुम्हें फॉर्मूला ही याद रखना है लास्ट वाला, ठीक है, तुम बार बार कैलकुलेट नहीं करोगे। टोटल नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट होगी हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो स्टेट हो सकती है वो अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल फेस स्पेस वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, यदि अपने के स्पेस वॉल्यूम निकाल लो टोटल, और एक शेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, और डीजनरेसी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल के स्पेस वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंगल शेल इन 3 डायमेंशन, इससे डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डीजनरेसी यहाँ पे हमारे पास में 2 है, तो हमारे पास में जो नेट क्या निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट निकल के आ जाएगा। और इससे कंपेयर करके अपने नेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डी डेंसिटी ऑफ स्टेट को कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो कैसे करेंगे। अब टोटल फेस स्पेस वॉल्यूम अवेलेबल कितना है, टोटल के स्पेस वॉल्यूम अवेलेबल कितना है, क्योंकि जो हमारे पास में जो अपने जो पार्टिकल है उसको पी से ना रिप्रेजेंट करके के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल की एनर्जी को, तो के स्पेस में अपने कर सकते हैं, फेस स्पेस में भी तुम कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अपने इसको फेस स्पेस में करते हैं, के स्पेस में भी कर सकते हो, फेस स्पेस में भी कर सकते हो, दोनों में सही है और दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे, रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। टोटल के स्पेस वॉल्यूम की बात करें 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में टोटल जो के स्पेस वॉल्यूम होगा 2 आगे आ जाएगा 4/3 पाई के एफ क्यूब, क्योंकि जो लेवल है वो के एफ तक फील्ड होंगे, के की वैल्यू के एफ होगी, जहां तक टी इक्वल टू 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं अपने, टी इक्वल टू 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम लेवल जो हमारे पास में पॉसिबल वैल्यू हो सकती है के की, वो के एफ हो सकती है, वहां तक इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकते हैं। 2 इंटू 4/3 पाई के एफ क्यूब, और एक जो सिंगल शेल होगा के स्पेस में उसका जो वॉल्यूम होगा के एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ±2π/L, के वाई की वैल्यू होती है ±2π/L, क्योंकि +π/L टू -π/L जो लिमिट होती है वो ये होती है ना, के एक्स की जो लिमिट होती है वो -π/L टू +π/L होती है, ठीक है, जिसपे ये वेव फंक्शन 3 डायमेंशन में सेटिस्फाई करता है, जिसपे वेव फंक्शन की नॉन जीरो हमें वैल्यू मिलती है। 1 डायमेंशन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा के इसको निकालते हैं। यहाँ पे जब हमने 1 डायमेंशन केस किया था, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अपने लगा के इसको कैलकुलेट करते हैं, ये π/L ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास में, ये बाउंड्री कंडीशन से तो ये वैल्यू पुट कर दे, मैंने यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेशन नहीं किया, जो के की वैल्यू यहाँ पे अपने लिखते हैं, यहाँ पे तो 1 डायमेंशन है तो के की वैल्यू -π/L टू +π/L होती है, ठीक है। सेम उसी टाइप से 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में होगी, तो टोटल जो विड्थ की बात करेंगे तो 2π/L होगी, टोटल विड्थ 2π/L 2π/L, तो ये होगा 2π/L का क्यूब, 3 डायमेंशन है तो 2π/L का क्यूब, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम होगा, स्मॉलेस्ट जो शेल होगा उसका वॉल्यूम होगा 2π/L का क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट ये आ जाएगी हमारे पास में। तो यहां से हमारे पास में देखो n इक्वल टू 2 4/3 पाई के एफ क्यूब ओवर, और ये आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई क्यूब ओवर एल क्यूब। तो यहां से के एफ कितना आ जाएगा, के एफ आ जाएगा यहां से 2 पाई क्यूब, 2 पाई क्यूब इधर चला जाएगा, एल क्यूब नीचे आ जाएगा, इंटू 3/, एक सेकेंड इसको ऐसे कर लो ना, इसको यहीं सॉल्व कर लो एक बार, 8π/3 के एफ क्यूब ओवर 2π/L क्यूब, ठीक है, ये लिख सकते हैं अपने इसको। तो के एफ क्यूब आ जाएगा
n इंटू 2π/L³ ओवर 8π/3। तो n इंटू 8π³ ओवर L³ इंटू 8π/3। 8π से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, n3n π² अपॉन L³। L³ v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, के स्पेस जो वॉल्यूम है 3n π² v। ठीक है, और साथ में हमारे पास में kf क्या आ जाएगा, हमारे पास में जो kf आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 3π² n/v⁻⁻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 ⁻की वैल्यू होगी। इस kf की वैल्यू को यूज करेंगे अपने फर्मी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, EF कैलकुलेट कर सकते हैं अपने। तो यहाँ से EF होगा हमारे पास में h² kf²/2m। तो ये आ जाएगा h²/2m 3π² n/v⁻²/3। तो ये फर्मी एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, ये फर्मी एनर्जी आ जाएगी। और क्या कैलकुलेट करना है, देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना है। तो इसको अपने लिख सकते हैं n dE ये लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट को। और कहां से कहां तक लिमिट होगी, 0 to EF, फर्मी एनर्जी तक ही देखना है हमें, उससे आगे नहीं जाना, क्योंकि T = 0 केल्विन पे अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, n की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं अपने 8π/3। तो इसको ये पुट कर सकते हैं ना अपने, एक सेकेंड, n की वैल्यू यहां से फर्मी एनर्जी की टर्म में पुट कर सकते हैं अपने। n की वैल्यू यहां से पुट कर दो ना फर्मी एनर्जी की टर्म में। n की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास में 2m EF/h² 2m EF/h² इंटू n की पावर 2/3 को छोड़ दो, n की पावर 2/3। ठीक है, 3π²/v। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये v/3π² हो जाएगा, v/3π²। ठीक है, 3π²/v⁻²/3 है। तो इसको लिख दो, ये डिवाइड में चला जाएगा ना, 3π²/v। ये जो कंप्लीट 3π²/v है कि पावर 2/3, ये डिवाइड में चला जाएगा EF के 2/3। ठीक है, n की पावर 2/3। तो n कितना आ जाएगा, 2m EF/h² की पावर 3/2, और ये नीचे आ जाएगा v/3π²। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में n v/3π² 2m EF/h² की पावर 3/2। तो ये n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, v/3π² 2m EF/h² की पावर 3/2। ठीक है, 0 to EF DE DE। तो इसको कंपेयर करना है। अब डी की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, ये आ जाए हमारे पास में, कॉन्स्टेंट तो सारे रहेंगे, EF की पावर 3/2 आना चाहिए। तो ये 3/2 कब आएगा हमारे पास में, जब E की पावर अपने हाफ पुट करेंगे। तो यहाँ से जो डी आएगा हमारे पास में वो आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डी की वैल्यू जो आएगी, इन दोनों को कंपेयर करने पे जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में, देखो ये आएगी v/2π²। ये वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, v/2π² 2m/h² की पावर 3/2 e की पावर हाफ, ये डी की वैल्यू आएगी। अब देखो, जब ये वैल्यू तुम यहाँ पुट करोगे ना, इसके अंदर डी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद में
सेम यही रिजल्ट निकल के आएगा, यही वाला, ये वाला सेम रिजल्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, करके देख लेना चाहिए इसको। v/2 पाई स्क्वायर, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे e की पावर हाफ है, तो हाफ का 3/2, नीचे 3/2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा हमारे पास में। तो ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आ रही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये याद रखना है तुम्हें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये भी ना याद रहे तो कम से कम ई पे क्या डिपेंडेंस है वो तो तुम्हें पता होना चाहिए, और पूरा फॉर्मूला पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है 2 डायमेंशन में, T = 0 केल्विन पर फॉर फ्री एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। ये अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी अपने करते हैं, वहां अपने डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ इनडायरेक्ट वे से हमने कैलकुलेट किया है, डायरेक्टली भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। वहां डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के बाद में, वहां डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें निकलवाई हुई है मैंने, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, और इस डेंसिटी ऑफ स्टेट से अपने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। ठीक है, DE, फिर यहाँ से टोटल एवरेज एनर्जी निकालते हैं, E इंटू DE, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होता है एक साथ में FE, यहाँ पे भी FE होता है, लेकिन FE की जो वैल्यू है वो 1 होती है E लेस देन E = EF के लिए, फर्मी एनर्जी के लिए, लेस देन फर्मी एनर्जी, लेस देन फर्मी टेम्परेचर से हमारे पास में FE की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो उसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनाइट टेम्परेचर के लिए उसको कंसीडर करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किया है हमने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने से पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जरूर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन है ये। तो ये हमारे पास में है। तो एवरेज नंबर ऑफ एनर्जी की बात करें तो एवरेज ग्राउंड, जो टोटल एवरेज एनर्जी है उसकी अपने बात करें 3 डायमेंशन में, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी 3 डायमेंशन में पर पार्टिकल, एवरेज एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, उसकी बात करें तो E0 से लिख दो या E बार से लिख दो, डायरेक्ट बाय N भी कर दो, क्योंकि पर पार्टिकल की अपने बात कर रहे हैं। तो ये आएगा हमारे पास में DE E इंटू DE, वैसे FE भी होता है साथ में, और FE की जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास में फॉर्मूला था जो अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी करते हैं, FE DE साथ में E होता है और यहाँ पे D। ठीक है, और FP की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में होती है 1/e की पावर E माइनस EF/kBT -1, यही होती है ना FE की वैल्यू, kBT -1 होता है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये करने की जरूरत, +1 होता है, नॉट -1, +1 होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है T = 0 केल्विन पर, T = 0 केल्विन पर E लेस देन EF के लिए तो इसकी वैल्यू 1 होती है, T = 0 केल्विन पर, और E ग्रेटर देन EF के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 से EF के लिए ही सॉल्व होगा। तो E एवरेज बाय N की बात करें, एनर्जी पर यूनिट पार्टिकल, तो ये होगा E, FE की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 0 टू EF की बात करेंगे। ठीक है, E D की वैल्यू अपने ये पुट कर देंगे, E की पावर हाफ D, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, V/2 पाई स्क्वायर 2m/h² की पावर 3/2 E की पावर 3/2, क्योंकि हाफ था, एक हाफ था और एक E था, E की पावर 3/2 और DE। तो ये क्या आ जाएगा 0 टू EF, तो V/2 पाई स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूला में एक साथ टेबल में लिखवा दूंगा तुम्हें, ताकि इजी रहे, याद करने में भी इजी रहे। ठीक है, तो E की पावर EF की पावर 5/2 और ये आ जाएगा 5/2,
3/2 + 1 3/2 + 1 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, v/π² 2m की पावर 3/2 h² की पावर 3/2 1/5 EF की पावर 5/2। EF क्या था हमारे पास में, फर्मी एनर्जी, ये E एवरेज था। इसको यदि n से डिवाइड करें, देखो इसको n से डिवाइड, यहाँ पे भी n आएगा ना 1/n, यहाँ पे यदि हमने n से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, क्योंकि ये इतना फॉर्मूला E एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको 1/n से यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। और n की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये रही n की वैल्यू, ये पुट कर दो, या फर्मी एनर्जी की टर्म में ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वाली n की वैल्यू वहां पुट कर दो। ये वैल्यू पुट करके जो तुम्हारे पास में आंसर देखने को मिलेगा तुम्हें, मैं लिख देता हूँ, आंसर आएगा 3/5 EF, 3/5 EF, ये हमें देखने को मिलेगा E⁻/n। तो हमारे पास में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, ठीक है, T = 0 केल्विन पर, वो फर्मी एनर्जी का 3/5 होगी 3 डायमेंशन में। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल इज 3/5 ऑफ फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी का 3/5 होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ हो तुम्हें। ये ऐसी ही कहानी अपने 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। 2 डायमेंशन में भी सबसे पहले हमें KF निकालना होगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालनी होगी, ठीक है। 2 डायमेंशन में फटाफट कर देता हूँ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 2 डायमेंशन की बात करें, सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। 2D की बात करें तो 2D में जो नंबर ऑफ स्टेट होगी, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो सकती है। अब 2D में एरिया होगा, तो 2 डिजनरेसी हो जाएगी, एरिया कितना होगा, πKF² अपॉन 2π/L का होल स्क्वायर। जो एक शेल होगा, ये टोटल एरिया, इसमें से जो स्मॉलेस्ट शेल है वो ये होगा, इसका जो एरिया है वो है 2π/L का होल स्क्वायर, और टोटल है πKF²। ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट होगी। तो यहाँ से DE टोटल नंबर ऑफ स्टेट को ऐसे लिख सकते हैं, और ये DE × D, ये T = 0 केल्विन पर है, ठीक है। फाइनाइट टेम्परेचर पर नहीं कैलकुलेट कर रहे अपने, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हमने किया है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में किया है हमने। फाइनाइट टेम्परेचर भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, वहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मैंने फाइनाइट टेम्परेचर पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाए थे, T = 0 केल्विन पे ही सॉल्व करवाए थे मैंने। यहाँ पे भी T = 0 केल्विन पे ही सॉल्व कर रहे हैं, फाइनाइट टेम्परेचर पे सॉल्व नहीं हो सकता, डिफिकल्ट है, ठीक है। DE की बात करें तो ये होगा हमारे पास में 2πKF², 2π² L², 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो L² KF² 2π। तो ये हमारे पास में, इसको n से लिख देंगे, तो KF कितना आ जाएगा, KF² 2πN/L², 2πN/L² की पावर ½ तो ये KF हो जाएगा। तो 2πN/A, A एरिया है, तो ये KF आ जाएगा। KF आ जाएगा तो फ्री जो फर्मी एनर्जी है वो भी निकल के आ जाएगी। फर्मी एनर्जी क्या आ जाएगी, 2πN/A की पावर ½ तो ये है h²/2m K² 2πN/A, ये आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ से n आ जाएगा, फर्मी एनर्जी की टर्म में निकाल सकते हो n, तो n आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2m EF/h² इंटू A/2π, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m A πh²
इंटू ई एफ, ये n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट डी ये होगी हमारे पास में n के इक्वल होगी एम ए बाय पाई एच कट स्क्वायर ई एफ। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ से कंपेयर करके हमारे पास में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो निकल के क्या आ जाएगी, क्योंकि ये लिमिट होगी 0 टू ई एफ। ठीक है, अब m बाय पाई एच कट स्क्वायर तो कॉमन आएगा और a भी साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखें, तो यही आ जाएगा ओनली। अब d को जब तुम ये पुट करोगे, यहाँ पे d की जगह ये पुट कर दोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा इंटीग्रेट करने पर। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी है। 2 डायमेंशन में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? क्या किया यहाँ पे, डी 2 डायमेंशन में होगा एम ए बाय एरिया है ये, ठीक है, पाई एच कट स्क्वायर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा मैं। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गया। टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल निकाल सकते हैं अपने 1 बाय एन डी ई एफ ई डी ई 0 टू ई एफ। 0 टू ई एफ में एफ ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 बाय एन एम ए बाय पाई एच कट स्क्वायर ई डी ई। ठीक है, तो 1 बाय एन एम ए बाय पाई एच कट स्क्वायर ई की पावर, ये ई है तो ई स्क्वायर हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर बाय 2। एन की जगह क्या पुट कर देंगे, एम ए बाय पाई एच कट स्क्वायर, एन की जगह पुट कर देंगे एम ए बाय पाई एच कट स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बाय 2 ई एफ। तो 2 डायमेंशन में हो जाएगा 1 बाय 2 ई एफ। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल 1 बाय 2 ई एफ। ऐसे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बनवा के मैं सारी चीजें तुम्हें लिखवा देता हूं। ठीक है, वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए। एक सेकंड को टेबल बनवा के मैं सारी चीजें लिखवा देता हूँ। तो ये हमारे पास में देखो, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट के मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए 1 डायमेंशन में। ये ई की पावर हाफ माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल है, ई की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है, ई की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है। और के एफ के तीनों फॉर्मूले लिख दिए, एन पाई बाई 2L, 2 पाई एन बाई ए की पावर हाफ, 3 पाई स्क्वायर एन बाई वी की पावर 1/3। अब यदि यहाँ पे वी एफ कैलकुलेट करना हो, के एफ से हमें ई एफ कैलकुलेट करना हो, तो के एफ से ई एफ इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है, एच कट स्क्वायर बाय 2m के एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट ई एफ इजिली तीनों के लिए निकाल सकते हो यदि तुम्हें के एफ पता है। ई एफ निकाल सकते हैं, ई एफ के अलावा पी एफ निकाल सकते हो, एच कट के एफ हो जाएगा, वी एफ निकाल सकते हो, टी एफ निकाल सकते हो टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी तुम के एफ से कैलकुलेट कर सकते हो। बट डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना थोड़ा लंबा टास्क है। एवरेज एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल कैलकुलेट करना थोड़ा लंबा टास्क है। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए और ये चीजें तुम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ना तुम्हें लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यदि तुम्हें के एफ के बारे में पता है। ठीक है, डी तुम्हें पता होना चाहिए, ई नोट ये तुम्हें पता होना चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट का हमारे पास में यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मूले भी है याद रखने के। डेंसिटी ऑफ स्टेट, ये तो हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड आउट करने का हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है डी प्रोपोर्शनल टू, पूरा एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन एनर्जी पे हमें डिपेंडेंस पता लग जाएगा, ई की पावर डी बाई एस माइनस 1। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बताया है। डी डायमेंशन है और एस यहाँ पे पावर है किसकी, पी की पावर हो सकती है, एस की पावर हो सकती है। जैसे एनर्जी है
वो प्रोपोर्शनल है पी की पावर एस हो सकता है, या एनर्जी या ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के की पावर एस हो सकता है। अब एस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। फोटोन के लिए पी की पावर 1 है, ठीक है। फर्मियोन पार्टिकल के लिए, बोसोन पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन है तो S2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो अपने बात करें E इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m की बात करें तो यहाँ पे S की वैल्यू 2 है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू हमारे पास में D की जगह 3 डायमेंशन की बात करें 3/2 - 1, तो आ जाएगा E की पावर हाफ 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में E की पावर 2/2 - 1, E की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगा। 1 डायमेंशन में बात करें 1/2 - 1, तो E की पावर -हाफ के प्रोपोर्शनल होगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी क्या है। या तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से S की वैल्यू इन दोनों से निकाल सकते हो। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो उसका भी एक जनरल फॉर्मूला है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV जो होगा वो होगा T की पावर D/S। ये जनरल फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। जी या ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के की पावर S हो सकता है। अब S की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। फोटोन के लिए P की पावर 1 है, ठीक है। फर्मियोन पार्टिकल के लिए, बोसोन पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन है तो S2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो अपने बात करें E इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m की बात करें तो यहाँ पे S की वैल्यू 2 है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू हमारे पास में D की जगह 3 डायमेंशन की बात करें 3/2 - 1, तो आ जाएगा E की पावर हाफ 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में E की पावर 2/2 - 1, E की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगा। 1 डायमेंशन में बात करें 1/2 - 1, तो E की पावर -हाफ के प्रोपोर्शनल होगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी क्या है। या तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से S की वैल्यू इन दोनों से निकाल सकते हो। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो उसका भी एक जनरल फॉर्मूला है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV जो होगा वो होगा T की पावर D/S। ये जनरल फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।